हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एविजन के यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं पॉलिटी का सीरीज़ आप सबके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग एंटायरली पूरा पॉलिटी ख़त्म करेंगे वीडियो बाय वीडियो। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एंड इस टॉपिक से हमारे एसएससी एग्जामिनेशन में, रेलवे एग्जामिनेशन में एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड हमारा टारगेट रहेगा कि उन क्वेश्चन को इजीली टैकल करना एंड जॉब तक पहुंचना। ठीक है, तो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा पॉलिटी एंड जैसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को कवर करता हुआ चलूँगा। यही मेरा मेन टारगेट रहेगा एंड आशा करता हूँ आप सब मेरा सपोर्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले क्लास करने अगर आप बैठे ही हो तो सबसे पहला आपका जो ड्यूटी है एक पेन एंड पेपर लेके बैठना, जिससे जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा आप उसे नोट डाउन करते रहो, एज वेल एज जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको मदद करेगा बाद में पढ़ाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, वो आप खुद से कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मतलब किसके बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में। हमारा संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपके मन में आता होगा, सर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन फॉर्म में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी कुछ लिखा हुआ रहता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटन या जिसको हम लोग अनरिटन कह रहे हैं, सोच रहे हैं, ये वैसा क्लासीफाई हुआ है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली मेंशन्ड है, बट मेंशन्ड उन सब कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है जिसे हम लोग अनरिटन कहते हैं। बट फ्लेक्सिबिलिटी जो अनरिटन होते हैं उसकी थोड़ा अधिक होता है इन कंपेयर टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें जो यहाँ पे बात ध्यान रखना है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये largest written constitution है in the world, having 22 parts and 395 articles, 8 schedules originally। तो हम लोग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस ओरिजिनल फॉर्म में कितने सारे पार्ट्स हुआ करते थे, कितने सारे आर्टिकल्स हुआ करते थे एंड कितने सारे शेड्यूल थे। तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्ट्स passed by the British Parliament and enacted in India with the help of different constitution from different countries। and इसी कारणवश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अ बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा बना था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, एंड बहुत सारे अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन से भी हेल्प लिया गया था। एक्चुअल में जो ड्राफ्ट कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड वो इस प्रोसेस को जो लिया जा रहा था अलग अलग कंट्री से या फिर एक्ट से, इसको उनके द्वारा कहा गया था रैनसेकिंग। रैनसेकिंग मतलब कोई भी अच्छी चीज़ें को दूसरों से ले लेना, इसको रैनसेकिंग कहा गया था। एंड इस रैनसेकिंग के वजह से ही अ बैग ऑफ बोरोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नाम पड़ा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आया कि ओरिजिनली इसमें कितने सारे पार्ट्स होते थे, आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स थे, इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों कहा जाता है। ये सब अगर क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा तो हम लोग इसे आंसर करके आ पाएंगे। अब कुछ
जो हमारा जो संविधान बना वो बना कैसे, क्या बेसिक्स था उसका, कौन कौन से ईयर में कैसा कैसा रिफॉर्म्स हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो वो सब प्रावधान हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें ईयर वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का टॉपिक मैं इसको दे रखा हूँ। सबसे पहला, इन द ईयर ऑफ 1934 एमएन रॉय for the first time put forward an idea to form a constituent assembly before the British government. मतलब यहाँ पे इन द ईयर ऑफ 1934 एमएन रॉय के द्वारा सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा जिसको कहते हैं, संविधान सभा का गठन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहली बार प्रस्तावना रखा गया था एमएन रॉय के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1934. इन द ईयर ऑफ 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय का लीडिंग पार्टी था, जो इंडिपेंडेंट के लिए फाइट कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑफिशियली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एमएन रॉय. एमएन रॉय के द्वारा जो 1934 में सबसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन करना है, इस चीज़ को सपोर्ट किया गया ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1935. इन द ईयर ऑफ 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, ठीक है, वो जो प्रस्तावित किया गया था एमएन रॉय के द्वारा कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, एंड जिसे सपोर्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहली बार इस डिमांड को एक्सेप्ट किए थे. किसके थ्रू? ऑगस्ट ऑफर के थ्रू. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो प्रस्तावित प्रावधान था वो एमएन रॉय के द्वारा, उससे सबसे पहली बार एक्सेप्ट कब किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो ऑफिशियली वो अगस्त ऑफर के द्वारा किया गया, एंड इट वाज रिटन कंफर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन ऑन 8th of August 1940. Then Viceroy of India was Lord Lithgow. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को इस पॉइंट से ध्यान क्या रखना है, इन द ईयर ऑफ 1940 पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ रिटन कंफर्मेशन इंडियंस को ये बताए कि आपके द्वारा जो प्रस्तावित है कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय ऑगस्ट ऑफर ऑन द डेट ऑफ 8th August 1940. एंड उस समय के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो. इन द ईयर ऑफ 1946 a cabinet mission was set to India to plan how the assembly will form. मतलब अब वो जो प्रस्तावना था एमएन रॉय के द्वारा उसे एक्सेप्ट तो कर लिया गया, तो इन द ईयर ऑफ 1946 कैबिनेट मिशन बना जो प्लान बना रहा था कि ये असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होगा. एंड वो जो प्लानिंग करने वाला जो मिशन था, कैबिनेट मिशन, उसके 3 मेंबर थे. वो मेंबर कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स. एंड इन तीनों में से जो लीडर थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ठीक है, तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको जो लीड कर रहे थे वो 3 मेंबर के द्वारा लीड किया जा रहा था, एंड उन तीनों में से जो चेयरमैन थे उस चीज़ के वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप. तो हम लोग से यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन के प्लान के तहत ये सेटअप हुआ, तो हम लोग को याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सेटअप हुआ है. क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर ऑफ 1946. The assembly was consisted of 389 members. Out of them 292 members were elected from 11
were elected from 11 governor provinces. 4 members were nominated from 4 chief commissioner provinces and 93 members were nominated from princely states. ये काउंटिंग भी हम लोग से पूछी जाती है कभी कभी, तो हम लोग को ये नंबर याद रखना पड़ेगा जो कैबिनेट मिशन के द्वारा पारित किया गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके कितने सारे मेंबर्स थे एंड कहाँ कहाँ से कौन कौन से मेंबर का सिलेक्शन या नॉमिनेशन हुआ था. नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं इन द ईयर ऑफ 1947 ऑन 29th August ड्राफ्टिंग कमिटी was set up to draft constitution. ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ संविधान को लिखने के लिए. ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था टोटल कितने सारे मेंबर्स कंसिस्ट करता था? ये टोटल 7 मेंबर कंसिस्ट करते थे एंड इस ड्राफ्टिंग कमेटी को जो हेड करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर. तो हम लोग से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का नाम. नेक्स्ट इन द ईयर ऑफ 1948 इन द मंथ ऑफ February द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड. इन द मंथ ऑफ February कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फाइनलाइज हो चुका था इन द ईयर ऑफ 1948. In 1949, 26th November, the Constitution was adopted by Assembly member. मतलब वो जो Constituent Assembly के जो मेंबर थे उनके द्वारा 26 नवंबर को 1949 में Constitution को अडॉप्ट कर लिया गया था. In the year of 1950, on 26 January, the Constitution was enforced. मतलब अगर हम लोग से पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन कब हुआ था तो ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1949 26 नवंबर. और इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था तो हम लोग को याद रखना है इन द ईयर ऑफ 1950 26 जनवरी. जैसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हम लोग पढ़े वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम लोगों को ध्यान में रखना है. वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है चलिए देख लेते हैं. सबसे पहला डेट 9 दिसंबर 1946. इस डेट में फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो जो संविधान सभा बना था उसकी पहली मीटिंग 9th of December 1946 में हुई थी. 11 दिसंबर 1946 में सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी. तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा पहला जो मीटिंग था वो 9th of December 1946 को हुआ था एंड जस्ट 2 दिन बाद दूसरा मीटिंग जो 11th दिसंबर 1946 को हुआ था. तीसरा जो डेट है वो है 29th अगस्त 1947. इसी दिन ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन हुआ था जो हम लोग जब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हम लोग देखे थे. 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड एंड 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड. ठीक है, हम लोग को ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली उठा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर या 22 जुलाई 1947 किस बड़े काम के लिए जाना जाता है. तो हमारा वो जो बड़ा काम था वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है. नेक्स्ट अब हम लोग देख लेंगे जो हमारा अगला डेट है वो है 24th of January 1950. इस दिन नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड. ऑन दिस डे नेशनल सॉन्ग वाज आल्सो अडॉप्टेड. नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम. इन दोनों ही को मतलब हमारे नेशनल एंथम को एज वेल एज नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था ऑन 24th जनवरी 1950 को. ओके, अभी
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, इससे पहले जो समय था वो पूरा पूरी ब्रिटिश के काल का शासन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके पीछे जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था, तभी मैं बताया था कि ये बहुत सारे ब्रिटिश एक्ट्स का इस्तेमाल करके भी बना है। मतलब अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वैसे वैसे कौन कौन से एक्ट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए, एंड उन सब से रैंसेक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। मतलब उन सब का मदद कैसे कैसे एंड कहाँ कहाँ पे लिया गया है, एज वेल एज बैकग्राउंड क्या है इसका, वो हम लोग अब समझेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। जैसे कि इन द ईयर ऑफ 1600 में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, एंड वो अपने कंपनीज इंडिया में फ्लरिश करने लगे, बढ़ाने लगे। एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, इन द ईयर ऑफ 1765 में 64 में, सॉरी, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1764, उसके बाद ही अंग्रेज जब उसे जीत गए तो वो दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल का, उड़ीसा का एंड बिहार का अपने कब्जे में। ये जो दीवानी राइट्स था वो क्या था, इसे हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो सिविल, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन राइट था जो चला गया था अंग्रेजों के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। एंड इस कारणवश कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे वो धीरे धीरे करप्शन के माध्यम से अपने आप को रिच करने लगे, एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें डेफिसिट आने लगा और कंपनी डेथ में चला गया। अब जैसे ही ये सिनेरियो हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको देखने के लिए एक रूल लगा दिया। ठीक है, वो जो रूल था वो कंपनी रूल कहलाने लगा। ठीक है, तो कंपनी रूल क्या था, इसके अंतर्गत लिखा था कि ये एक ऐसा रूल है जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट करेंगे जितने सारे भी अफेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, उन सब को। ठीक है, एंड उनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाके रख दिया गया कंपनी के सामने, ताकि वो जो गलतियां, जो गड़बड़ी हो रही जिसकी वजह से कंपनी डेथ में चले जा रही है, उस चीज से कंपनी को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो जब चार्टर एक्ट या फिर जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस समय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को संभालने के लिए जो निकाला गया था, वो उसका प्रावधान रखा गया कि हर 20 साल में इसका चेकिंग होगा, एंड जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उसमें चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो करेंगे। तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे चार्टर एक्ट भी कहते हैं, एज वेल एज EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, वो इन द ईयर ऑफ 1773 में बनाया गया, जिसे फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं हम सब। तो अब हम उन एक्ट्स को देखेंगे जहां पे ब्रिटिश का बहुत सारा गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां पे उसका व्याख्या किया हुआ है। तो जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से जो स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो पहला ये था कि सबसे पहले वो एक आंसरेबल अथॉरिटी बनाए टू चेक एंड बैलेंस द अफेयर्स ऑफ द
ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो यहां पे हुआ क्या, इस वजह से अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1973 वो फर्स्ट सेंट्रलाइजिंग करने का एक्ट को भी कहा जाता है। मतलब सेंट्रलाइज करने का पहला काम। अभी देखो सेंट्रलाइज क्या होता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उनका वर्चस्व ना ही सिर्फ एक प्रोविजन में था, ये धीरे धीरे फैलता जा रहा था। तो 3 प्रेसिडेंसीज थे उस समय। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय ये 3 प्रेसिडेंसी काम कर रहे थे। तो सेंट्रलाइज करने के लिए कि मतलब आंसरेबल अथॉरिटी बनाया गया, और आंसरेबल अथॉरिटी मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को रिपोर्ट करते। तो उसके लिए जितने भी लेजिस्लेटिव पावर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के, इन सब को यहां से लेके दे दिया गया किन्हें, बंगाल प्रेसिडेंस के गवर्नर को। ओके, एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर जनरल जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दे दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते थे उन्हें रिपोर्ट किया जाता था बाय द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड बाय द गवर्नर ऑफ मद्रास। एंड ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनते थे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, तो यहां से अब कंपनी को देख रेख करने के लिए ही ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ला के रखा गया था कंपनी के सामने। तो ये सब चीजें वहां पे हो रहे थे जो आप फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ रहे हो। इट designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal and first governor general of Bengal was Lord Warren Hastings। तो हम लोग से यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है जो हम लोग से पूछा जाता है कि who was the first governor general of Bengal। तो हम लोग को नाम याद रखना है, Lord Warren Hastings was the first governor general of Bengal जो कि रिपोर्ट करते डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को, एंड उन्हें रिपोर्ट किया जाता था बाय गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट लाइन में देखो, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो मैं अभी आपको समझाया वही चीज यहां पे स्टेटेड। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा in the year of 1774 comprising one chief justice and 3 other judges। साथ में ही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कैलकाटा में हुआ। एंड अगर कैलकाटा में पूछा जाए तो कैलकाटा में फोर्ट विलियम्स में इसका गठन हुआ था। एंड जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना तो इसके टोटल 4 जजेस थे, उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे एंड बाकी 3 इनके सबऑर्डिनेट जजेस थे। तो ये सब काम किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से EIC के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके बाद हम लोग देख लेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट था जो लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा EIC कंपनी के लिए, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसे हर 20 साल के बाद उसे चेक किया जाएगा एंड जो रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करना रहेगा उसमें करेंगे। बट देखो मात्र 11 साल के बाद ही एक नया एक्ट आ गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट। इसका कारण क्या था? इसका कारण बस यही था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ला के EIC के पास रखा गया था उसमें EIC कोऑपरेट नहीं कर रहे थे।
तो वो लैक ऑफ कोऑपरेशन के वजह से ये जो पिट्स, ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंग्लिश के, एंड उनके द्वारा, मतलब इन्हें जूनियर पिट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो भी पीएम थे कभी ब्रिटिश के। तो इन्हें पिट्स द जूनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटे, मतलब उनका बेटा, इनके पिताजी भी पीएम थे, ये भी पीएम थे, तो इन्हें पिट्स द जूनियर भी कहा जाता था। तो पिट्स द जूनियर के द्वारा डबल गवर्नमेंट सिस्टम निकाल दिया गया कंपनी के लिए, जिसके साथ वो जो जिसके तहत वो जो कॉपरेशन नहीं कर रहे थे वो लोग, तो उन्हें आपस में ही बांट दिया गया उनके वर्क प्रोफाइल को, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल EIC के ऊपर बना रहे। तो इसमें वो उन्होंने किया क्या क्या वो हम लोग देख लेते हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कॉमर्शियल डिसीजंस एंड अदर जो पॉलिटिकल डिसीजंस तो होते थे, उन दोनों को लेने के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जितने सारे कॉमर्शियल डिसीजंस होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संभाला जाता था, एंड जो अदर पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे वो कंप्लीटली संभालने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिया गया था। एंड साथ में इसे डबल गवर्नमेंट का नाम भी दिया गया था। तो हम लोग से यहाँ पे पूछा भी जाता है कि डबल गवर्नमेंट का जो पहला सिस्टम हम लोग कौन से एक्ट में देख पाते हैं, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो हम लोग को ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा लाके रखा गया था। अभी जो इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के माध्यम से इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल civil and military powers. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उस डेजिग्नेशन को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, एंड जितने सारे सिविल एज वेल एज मिलिट्री पावर्स थे सब उन्हें दे दिया गया। एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम हम लोग से जनरली पूछा जाता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसी एक्ट में जो दूसरा पॉइंट है वो आप देखिए। द चार्टर एक्ट 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। मतलब 1833 के तहत और भी एक प्रावधान ला के रखा गया जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो ओपन कंपटीशन था उसका प्रावधान सबसे पहली बार चार्टर एक्ट 1833 में इसके बारे में बात की गई थी। ओके, एंड इसमें यह भी स्टेट किया गया कि कोई भी इंडियन डिबार्ड नहीं होगा कंपनी के ऑफिस में एज अ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे। आखिरी है हमारा चार्टर एक्ट 1853। It introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servant. चार्टर एक्ट 1833 में जिसके बारे में चर्चा की गई थी उसे चार्टर एक्ट 1853 में पारित कर दिया गया। मतलब ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट ये पारित कर दिया गया
बाय चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन में आप भाग ले सकते हैं, इंडियंस भाग ले सकते हैं। ये पहली बार कौन से एक्ट के तहत हमारे सामने रखा गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग को याद रखना है चार्टर एक्ट 1853। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट थे जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। टोटल 5 रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं जो हुए थे इन द ईयर, सबसे पहली बार इन द ईयर ऑफ 1773, दूसरी बार 1793 20 साल के बाद, तीसरे बार 1813 20 साल के बाद, फिर 1833 20 साल के बाद एंड 20 साल के बाद 1853। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट है इसमें से हमें 3 इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट के बारे में जानकारी, जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। वो है रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट 1773, 1833 एंड 1853। 1853 को लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि अभी तक जितने सारे रेगुलेटिंग एक्ट थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सभी कंपनी रूल के अंतर्गत आते हैं। एंड 1853 के बाद जो रूल आने वाला था वो था 1873 में। बट याद कीजिए बीच में ही एक इंसिडेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1857 जिसे म्यूटिनी कहते हैं, सोल्जर म्यूटिनी कहते हैं या रिवॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बाद पूरा काया ही पलट गया एंड वो जो कंपनी रूल था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसे बंद कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया एंड वहाँ से एक नया रूल चालू हुआ जिसे कहते हैं क्राउन रूल, ठीक है। तो क्राउन रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 1857 से लेके अप टू हमारे इंडिपेंडेंस तक जो भी बीच बीच में जितने सारे एक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए, उन सब के बारे में मैं आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा एंड आप सब इसे पसंद भी किए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में घर बैठ के भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। सो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जो इसी सीरीज़ का फर्दर प्रोसीजर होगा। हम लोग उसमें क्राउन रूल पढ़ेंगे एज वेल एज हमारे पॉलिटी का जो भी पहला चैप्टर से जो चीज़ हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है वो सभी चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा हमारे इस सीरीज़ में।